वेलकम आप सभी का आज के लेक्चर में क्लास 11th चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, 7th यूनिट हम पढ़ रहे हैं। टोटल 10 यूनिट है, 10 में 7th यूनिट हम पढ़ रहे हैं और इसका जो चैप्टर है वो 9th यूनिट जो अकेले है उसके चैप्टर 9th यूनिट के एक चैप्टर जो इसका उससे बड़ा है। ठीक है, चलो इनके बारे में बात नहीं करें। आज का जो चैप्टर है उसके जो कुछ टॉपिक जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट बहुत बड़े हैं, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड जो यूनिट है बहुत बड़ी है। उसका फर्स्ट जो पार्ट है, 5 टोटल चैप्टर हैं इसके अंदर, एक यूनिट के अंदर, तो उसके बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम ने। यंग्स बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में जाना। तो ये जो है आपके पास अब जो लेक्चर हमें डिस्कस करने हैं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, किसको इलास्टोमर बोला जाता है, किसको डक्टाइल मटेरियल बोला जाता है। ओके, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इलास्टिक फटिग, ये क्या होता है सर, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है आपके पास। फिर है पॉइजन रेशो, विद ग्राफ विद डायग्राम आपको क्लियर किया जाएगा कि होता क्या है। सबसे पहले जो यंग्स बल्क और हमने लास्ट टाइम जो बात की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके बारे में हम बात कर चुके। ठीक है, जी से भी लिख देते हैं, कुछ इसको सिग्मा से भी लिख देते हैं। ये दोनों जो है ये दोनों अप्लीकेबल हैं ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, applicable only for solid and liquid, not applicable for gas। जबकि जो बल्क मॉडुलस है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, तीनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अब हमें जो आज का जो काम करना वो ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या है सर। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझेंगे किस टाइप से हमें करना। ये है ऐसे जैसे सपोज अगर मैं आपको बताऊं कोई वेट है, ठीक है, मीन्स कोई बैलेंस है, वहाँ वेट हम स्प्रिंग बैलेंस पर अगर वेट लटकाएंगे तो उससे क्या उसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सर मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद भी अगर वेट हम कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहे हैं लिमिट के बाद भी, तब वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। हुक्स लॉ क्या था, विद इन इलास्टिक लिमिट ओबे होता था। उसके बाद भी अगर आप लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो है पर्टिकुलर अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। क्या यील्ड पॉइंट होता है, क्या ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शाबाश, जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से, यहां मैंने ये स्ट्रेस लिखा हुआ है, ये आपके पास स्ट्रेन है। ओके, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से, इसको मैंने ए पॉइंट का नाम दिया है, इसको मैंने बी पॉइंट का नाम दिया है, इसको मैंने सी पॉइंट का नाम दिया है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या वो चीज़ आपको यहाँ से ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, अगर डायग्राम आपको क्लियर हो जाता है तो इसका आप 2-3 पेज जितने आप भरना चाहें वो फिल कर सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो सभी बातों का पता लग जाएगा कि सर है क्या। ठीक है, तो देखिए शहबाज है क्या। जैसे ही आपने वेट था आपके पास, यहाँ पर देखिए शहबाज, सपोज यहाँ स्प्रिंग बैलेंस है या फिर सिंपल हम वेट लटका रहे हैं किसी स्प्रिंग से, तो वेट लटकाने से क्या होगा, धीरे धीरे इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये किसने बताया था, हुक्स लॉ ने। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये पढ़कर आ चुके हैं हम। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जितना लोड अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सटेंशन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये बात हम पढ़ चुके थे। लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट ओबे करता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो है वहां तक हुक्स लॉ है वो ओबे करता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको यहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मीन्स यहां तक ये ओ से ए हुक्स लॉ के ओबे करता है, यहां तक किसको ओबे करता है, हुक्स लॉ। आपने क्या किया, वेट कंटिन्यूस और अटैच किया, यहाँ ये सिंपली पेन है आपके पास, आपने और वेट अटैच किया तो बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, स्ट्रेस और बढ़ाई, आपने वेट डाल दिया, मैंने स्ट्रेस बढ़ा दी, लोड डाल दिया,
तो बी पॉइंट पर चला गया। अब आपने बी पॉइंट से इसको अनप्लग किया, जो वेट यहाँ डाला था, जैसे रिलीज करेंगे बी पॉइंट पर तो वो दोबारा इस पाथ से नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ मीन्स जैसे बैलून होता है ना, उसको एक्सपेंड करते हैं, एयर फिल करते हैं, तो उसके अंदर मीन्स थोड़ा सा फैलावट आ जाती है। तो वही इसके अंदर कंप्लीटली उसको रीगेन नहीं कर पाएगा पोजीशन का, तो बी से इस रास्ते आएगा। अगर इस रास्ते आता तो हुक्स लॉ को भी करता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ रिमेन रह जाएगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बी पॉइंट को परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। ए पॉइंट जो है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, कि सर ए पॉइंट तक अगर आप जो वेट है उसको अनप्लग करेंगे ना, तब वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट पर जाते ही उसके अंदर हल्की सी स्ट्रेन रह जाएगी, कंप्लीटली अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली रिगेन या रिटेन नहीं कर पाएगा। ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे भी होता है हिंदी थोड़ा याद रख लेना। सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट, यहाँ इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए शाबाश, कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं की, लेकिन कंटिन्यूसली स्ट्रेन बढ़ती जा रही, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। मीन्स हमने तो कोई लोड अप्लाई नहीं किया सर, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो रेंज बढ़ती हुई जा रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। डी और ई पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, इनको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, अब जो है जस्ट अबाउट टू ब्रेक, अब जो वायर हो बिल्कुल ब्रेक होने वाली है, ठीक है। अगर आपको बताया जाए कि 2 रुपए का जो पेन होता है ना, उसको आप तोड़ते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो टूटने की कगार पर होता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन टूटता नहीं। वो उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऑब्जेक्ट तो आपने देखे होंगे तभी टूट जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट आपने देखे हैं बहुत टाइम लेते हैं टूटने में। तो डिपेंड करता है किस स्ट्रेंथ का, किस मटेरियल का बना हुआ है। ये पूरा डायग्राम था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। तो सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि सर ए पॉइंट से अगर रिलीज करते हैं, मीन्स जो वेट हमने लटकाया हुआ है, वेट अगर वेट हटा देते हैं तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा वेट और डाल दिया हमने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, तो हुक्स लॉ को ओबे ही नहीं करेगा, ओबे नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर परमानेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश तो करेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं आ पाएगा, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं बोल सकते हम। परफेक्टली इलास्टिक था कहाँ तक था, जहाँ तक हुक्स लॉ को ओबे कर रहा था। उसके बाद एक पॉइंट सर ऐसा आया जहाँ हमने स्ट्रेस अप्लाई नहीं करी, फिर भी बढ़ता हो जा रहा है, उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट का नाम दिया। उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आएगा सर, जहाँ वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना होगा पेपर के अंदर अगर आता है तो। ये डायग्राम था जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखिए बस हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्लासिफिकेशन 3 टाइप में किया गया है, उन तीनों टाइप के बारे में बात करेंगे। देखिए बस अब देखिए बस क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ या डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या है, क्लासिफिकेशन तो 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया बेटा। डक्टाइल किसको बोलेंगे, ब्रिटल और है इलास्टोमर्स, ठीक है। those material which have very large plastic rings, very large plastic rings, ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल जो है। ब्रिटल क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, जिसके अंदर प्लास्टिक रेंज बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। कास्ट आयरन है या फिर ग्लास है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, ब्रिटल। फिर आता है इलास्टोमर, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, नॉट ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। जो ग्राफ और स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, और जो इनका जो अगर ब्रेकिंग पॉइंट बोले तो बहुत ही पास होता है, ठीक है। प्लास्टिक रेंज तो ना के बराबर है। ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट जो है बहुत पास होगा, तो ऐसे सब्सटेंस जो है उनको इलास्टोमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इन तीनों के टाइप के बारे में, जो इनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इलास्टिक फटिग क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए शाबाश, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, इलास्टिक फटिग क्या है, इनके बारे में जानते हैं। इलास्टिक आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, तो देखिए शाबाश यहाँ बिल्कुल आसान। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ये क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे ही हम मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्सेस को बोला था, उसको रिमूव करेंगे तो क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। तो रीगेन होने में जितना टाइम लगता है ना, जो डिले होता है टाइम का, उसी को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोला गया है। द टेम्परेरी डिले, द टेम्परेरी डिले टू regain its original configuration, to regain its original configuration by an object is called elastic after effect। इसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर इलास्टिक फटिग किसको बोला गया, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ये है। तो इलास्टिक फटिग क्या है, इलास्टिक फटिग क्या है, कोई भी जो सब्सटेंस है ना, उसको अगर बार बार यूज में लाया जाएगा तो उससे उसकी स्ट्रेंथ जो वीक हो जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। द वीकनेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर it used a number of times is called elastic fatigue। इसको इलास्टिक फटिग का नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मी ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक फटिग क्या है सर। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसको बोला गया, जो डिले है टेम्परेरी, इसको तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोला गया है। इलास्टिक फटिग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको बार बार यूज में लाया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ जाएगी, तो इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, इलास्टिक फटिग, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक जो रिमेनिंग है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए शाबाश, एप्लीकेशन जो है इलास्टिक की वो नंबर 1, द मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अगर ऐसा करेंगे तो डिफॉर्म मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, द क्रेन यूज्ड टू लिफ्ट and move the heavy load is provided with thick and metallic rope, ठीक है। थिक रोप होती है और उसको डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलर, जिस भी सब मेटेरियल की बनी होती है, मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है, कितनी थिकनेस होगी, कितनी मोटाई होगी, ये भी डिज़ाइन किया जाएगा कि इतने तक का लोड वो कैरी कर सकती है। नंबर 3, द ब्रिजेज आर डिज़ाइन, ब्रिज आपने देखे होंगे इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट they do not bend much or break under the load of heavy traffic। तो heavy traffic वो स्ट्रेंथ फिक्स की जाती है कि 60 ईयर्स तक मीन्स कुछ नहीं होगा उसके अंदर, होता तो है हल्का सा मीन्स स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो पहले ही पता होता था कितने टाइम तक ये वैलिड है, चल जाए ज़्यादा तक वो अलग बात है, लेकिन उतने टाइम के बाद उसको बदल दिया जाता है मटेरियल को, तो ये इसके अंदर होता है। ए होलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये थी कि होलो शाफ्ट होता है, ऐसा सेम मटेरियल के जब बने होते हैं दो शाफ्ट, एक होलो और एक सॉलिड, तो होलो शाफ्ट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी जो हमने डिस्कस की। आप सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं हमारे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉइसन रेशियो, ओके। हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 7, टोटल 10 यूनिट है, 7th यूनिट हम कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड बताया था आपको क्या होता है, दो सब्सटेंस विच बिगेन्स टू फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेज, वो दोनों के दोनों जो है फ्लूइड के अंडर हम बात करेंगे उनकी।
तो आज का जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, तो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए स्ट्रेस्ड वायर। तो इसके अंदर होता क्या है स्ट्रेस्ड वायर के केस में, जो आप वर्क डन करेंगे किसी वायर को जब आप खींचेंगे तो उससे क्या होगा, वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कोई वायर जो खींच रहे हैं तो वायर के अंदर क्या लगता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जिसके अगेंस्ट हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वही वर्क हम निकालेंगे, वर्क निकाल कर हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप लिखेंगे शाबाश, वी हैव टू डू सम वर्क against the internal restoring force, against the internal restoring force, internal restoring force, restoring force के अगेंस्ट हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वही वर्क स्टोर होगा, that work is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क कैसे होगा, स्टार्टिंग में जब फोर्स 0 था तो यहाँ एवरेज फोर्स आता है। ठीक है, जब भी आप करेंगे यहाँ वर्क डन, सपोज यहाँ पर जो एक्सटेंशन उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई डेल्टा एक्स हुई। देखिए बस यहाँ पर ये आपके पास सपोज कोई स्प्रिंग था, वायर आप बोल सकते हो, ये यहाँ पर तब ये सिचुएशन थी जब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं था, नो फोर्स एट ऑल, फोर्स 0 था। जैसे हमने इनिशियल कंडीशन थी, बाद में क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये जो लेंथ है ये इंक्रीज हो, ठीक है, और जो इंक्रीमेंट आया सपोज वो डेल्टा एक्स था। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या था, इसके अंदर इंक्रीमेंट आया, डेल्टा एक्स लिख सकते हो, या आप यहाँ पर लेंथ एल लिख सकते हो, इसको डेल्टा एल मान सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन में, जो आप देख सकते हैं, और यहाँ एक फोर्स लगेगा, उसको बोला जाएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो वर्क होगा, यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा बेटा, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। ठीक है, एवरेज फोर्स क्या होगा, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। एवरेज फोर्स स्टार्टिंग में सर फोर्स 0 था, बाद में फोर्स एफ हुआ, तो एवरेज ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हुआ F/2 इंटू डेल्टा। ओके, अब हमने क्या किया, इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ हम यूज करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। देखिए शाबाश, एल से मैंने डिवाइड किया तो एल से मल्टीप्लाई करूँगा, रूल है। एरिया से डिवाइड किया तो सर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताएं शाबाश, यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया आप सभी ने पढ़ा है, स्ट्रेस 1/2 मैं अलग से लिख रहा हूँ, स्ट्रेस हुआ। डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मैंने इसको स्ट्रेन लिखा, इनटू लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड थी इन केस ऑफ स्ट्रेस वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या आप सभी को आ गया, सिंपल था, नो प्रॉब्लम। तो ये होगा बेटा एनर्जी स्टोर्ड का केस, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम करेंगे एनर्जी डेंसिटी का केस। ठीक है, सिंपल था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की नहीं आएगी। एनर्जी जो है उसकी यूनिट सेम वही रहेगी जो हम करते आ रहे हैं, जूल जो इसकी यूनिट है, जूल में इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो अब एनर्जी डेंसिटी करते हैं, ये फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार के लिए नोट कर लेना है। अब देखिए बस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बहुत बार ऐसे टॉपिक हम यूज करेंगे। एनर्जी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, सिंपल डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, तो ये सभी डेंसिटी हैं क्या। ठीक है, नंबर डेंसिटी होती है नंबर बाय वॉल्यूम, ओके, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ भी बोल देते हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जैसे नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in a stressed wire to its volume। एनर्जी डेंसिटी जो है इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, स्मॉल यू से लिखते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू बाई, कैपिटल यू क्या है एनर्जी स्टोर्स और कैपिटल वी क्या है यहाँ पर वॉल्यूम। कैपिटल वी तो वॉल्यूम को बताया हुआ और कैपिटल जो यू है ये क्या है एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, ये तो एनर्जी स्टोर, ये क्या है वॉल्यूम। ओके, अब इनका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव जो किया था वही यूज करेंगे। क्या था 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बना क्या अपना 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताएं, ये वायर का केस हम कर रहे थे लेकिन हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पर वाई क्या था यंग्स मॉडुलस, उसका फॉर्मूला क्या था नॉर्मल स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। मीन्स एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 मैं सभी आपको बता दूँ आप यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा, कई दफ़ा क्या होगा आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस की बजाय वाई गिवन होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो आप यहाँ वाई लिखेंगे, वाई क्या है यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन एक यहाँ एक स्ट्रेन हो रहा है तो स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 3 1/2 स्ट्रेस, तो ठीक है स्ट्रेस को एज इट इज लिखें। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं स्ट्रेस बाय में वाई मीन्स स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वाई मीन्स यंग्स मॉडुलस। तो ये सभी फॉर्मूले किसके रहेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किस सर यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तो यहाँ से इनके रिगार्डिंग जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हेलो बच्चों, देखिए इसके पास ये एक न्यूमेरिकल है, स्टील वायर लेंथ की हो ना 4.0 मीटर, स्ट्रेस हो 2.0 mm, ये देखिए इसके पास 2.0 mm है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2.0 mm स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2.0 इंटू 10⁻11, यही होता है, आप याद भी कर सकते हैं इसको, बहुत बार यूज होगा। तो आपसे नंबर 1 पूछा गया एनर्जी डेंसिटी, नंबर 2 पूछा गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आपको जस्ट करना क्या है ये सुन लीजिए। पहले जो गिवन है वो पैरामीटर लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है, लेंथ है सर 4.0 मीटर, ओके। उसके बाद स्ट्रेस किया गया है, स्ट्रेस थ्रो 2.0 mm, 2.0 mm, mm क्या होता है 10⁻³ मीटर, कन्वर्ट कर दिया। एरिया क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर है -3 इंटू -3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मीटर स्क्वायर में ब्रेक हो गए। यंग्स मॉडुलस गिवन है वाई, वो कितना है 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही के अंदर है, ठीक है, नो चेंज। अब आपको निकालना क्या एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू निकालना और कैपिटल यू निकालना। स्मॉल यू का फॉर्मूला 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। बट सर यहाँ तो स्ट्रेस है ही नहीं, स्ट्रेन तो है। आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बताया गया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिगार्डिंग, ठीक है। जो वाई होता है ना यंग्स मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस को ब्रेक कर ले, वाई इंटू स्ट्रेन लिख ले, वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन पहले ही है ऑलरेडी, तो स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके। मैं इसको थोड़ा यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करूँगा आपको बताने के लिए। 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो शाबाश, आपको जो नोट करनी है, यहाँ से ये जो पैरामीटर आपके पास ये तो u है, ठीक है। अगर u की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये तो u हुआ ना स्मॉल, जो u आप निकालेंगे उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। चलो पहले हम u निकालते हैं, u क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 1/2 एज इट इज, y की वैल्यू लिख दीजिए 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन कितनी होगी डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4, ओके, इसका स्क्वायर, ठीक है।
यही होगा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻11, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये हुआ -6 डिवाइड बाई में 4 × 4, 4 से एक 4 कैंसिल। आपके पास ये जो रिजल्ट आया कितना बचेगा, 10 की पावर जो आपके पास है यहाँ से, एक को तो मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, सोल्व करने के लिए वैसे ही, ठीक है। अब ये 10 की पावर कितनी होगी, 11 थी, तो 2 मैंने ले ली 9 और ये है 6, तो कितना हो गया 3 डिवाइड बाई में 4। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 25 × 10 की पावर 3, ठीक है। लेकिन बुक में जो आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग 10 से आप डिवाइड करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2.5 × 10⁻4 जूल पर मीटर। ये आपके पास यहाँ से आंसर होगा एनर्जी डेंसिटी का। नेक्स्ट देखिए से बस आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट करने के लिए। यू जो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है, यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू जो आएगी आपसे ये हो जाएगा, आप किससे मल्टीप्लाई करनी, जस्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी रहती है, ठीक है। इसलिए आप कर भी सकते हैं। एनर्जी ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, जो बी पोर्शन जो पूछा गया क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी 2.5 × 10 की पावर 4 इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। इस बात का ध्यान रखना, डेल्टा नहीं, एरिया इंटू लेंथ। चलो लिख देते हैं 2 × 10 की पावर -6 × 4, ठीक है। कितना हुआ, ये तो 5 हो चुका, 5 4 × 20 × 10 की पावर कितनी हुई है, -2। 10 से मल्टीप्लाई करके आप इसको जब लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2.0, ठीक है, 2 × 10 की पावर 1, तो ये होगा 10 की पावर आपके पास जब इसको 1 लिखा जाएगा तो ये -1 इस टाइप से होगा और आंसर आएगा जूल में। या आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख लें तब भी ठीक ही माना जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड करके आप लिखें 0.20 जूल, तो ये। अब देखिए से हम बात करेंगे पॉइजन रेशो जो है क्या है, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे आपको कि किस टाइप से इसको करना होता है। देखिए से बस ये क्या है एक्चुअली जो है सिग्मा से इसको लिखते हैं, ओके। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल चेंज, लेटरल स्ट्रेन लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, डिवाइड बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यहाँ लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। होगा कैसे वो देख लीजिए। ये सपोज आपके पास कोई सिलेंड्रिकल मैंने वायर टाइप यहाँ लिया, तो इसका एरिया जो था उससे ए था, ठीक है, आर इसकी रेडियस थी, एरिया जो था वो ए था, लेंथ एल है। मैंने यहाँ पर कुछ वेट इससे अटैच किया, तो वेट अटैच जैसे ही करेंगे, कोई वेट था, कोई ब्लॉक है, वो मैंने अटैच किया तो क्या होगा, इससे जो है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो लेंथ जो इंक्रीज होती है तो एरिया तो डिक्रीज होगा, मीन्स रेडियस उसकी कम हुई, ठीक है। इसी को पॉइजन रेशो बोला गया है। और जो इसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे, या आप लिखेंगे कम हुआ है तो इसको माइनस से लिखेंगे, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय में डेल्टा एल बाई। एक फॉर्मूला तो ये हुआ, एक फॉर्मूला आप लिखेंगे रेडियस के रिगार्डिंग, ठीक है, एरिया पाई × r² होता है, ठीक है। रेडियस के अकॉर्डिंग भी अगर आप लिखेंगे इसको, एरिया जो होगा आपके पास, तो इसको लिखेंगे आप डेल्टा r चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस डेल्टा एल बाई। डायमीटर के रिगार्डिंग जो आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओके। इन बातों का आपको, इन पैरामीटर का ध्यान रखना। ये जो होगा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। कोई भी वायर जब उसको किसी लोड से अटैच किया जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एरिया जो वो क्या होगा, कम होगा, रेडियस कम होगी और डायमीटर भी कम होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो आज का लास्ट लेक्चर रहेगा 7th का जो ए पार्ट है, ये 7th यूनिट पढ़ रहे हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें, ओके। तो आज के जो की पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक बार आप बोर्ड पर देखेंगे शाबाश। तो यहाँ जो मेंशन है, क्या क्या मेंशन है, रिलेशन बिटवीन वाई के एंड नीटा, वाई क्या होता है, के क्या होता है, नीटा क्या है। आफ्टर दैट थर्मल स्ट्रेस, जो इसका कंसेप्ट क्या है सर, किस टाइप से डिपेंड करते हैं,
नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आज के लेक्चर के अंदर इनके बारे में हम बात करेंगे अभी, और हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं पहले का जो लेक्चर है प्रीवियस, जो हमने इनके बारे में जाना, रिलेशन पढ़ी, पॉइजन रेशो के बारे में जाना। तो देखिए शाबाशन के इन बिटवीन जो रिलेशन बिटवीन वाई के एंड नीटा। ठीक है, रिलेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि नीटा क्या है, के क्या है और वाई क्या है। ओके, तो वाई क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या के क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नीटा क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनमें जो रिलेशन होगी जो आपको याद रखनी है डायरेक्ट, इसका कोई डेरिवेशन आपके पास नहीं है सिलेबस के अंदर, तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, तो ये रिलेशन होगी जो आपको याद रखना। सर याद कैसे रखे थे कि 1 जो है ना, 1 के ऐसे ही बनेगा, 3 है नीटा मीन्स लगभग इसी की मतलब शेप जो होगी उसी को इस टाइप से लिखा गया है। समझने के लिए आइडिया और कुछ आइडिया नहीं है, बस जस्ट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो और कोई मेथड इसका नहीं। थर्मल स्ट्रेस क्या है, ये कंसेप्ट समझते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो देखिए सेवन, थर्मल स्ट्रेस क्या है, जब कोई रोड आपके पास है और रोड को रिजिडिटी अगर उसको फिक्स कर दिया जाए, रिजिड एंड दोनों साइड से, व्हेन ए रोड इज फिक्स्ड ऑन इट्स एंड्स एंड इट्स टेम्परेचर चेंज, अगर उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए, देन स्ट्रेस इज set up in the road, and that stress is called thermal stress. That stress is called thermal stress. इसी को थर्मल स्ट्रेस का नाम दिया गया। ओके, तो थर्मल स्ट्रेस जो है इसको किस टाइप से आप पहचानेंगे, कैसे इसके बारे में बता सकते हैं, तो वो देखिए शाबाश। थर्मल स्ट्रेस क्या होगी, एक प्रकार से जो स्ट्रेस हम पढ़कर अब तक आ रहे हैं, तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यहाँ से जो फॉर्मूला होगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अब वाई अल्फा डेल्टा थीटा है क्या क्या, ये सभी कंसेप्ट। वाई तो यहाँ पर है यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इनके बारे में आपको बताऊंगा। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है और सरफेस एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाद में बात करेंगे। डेल्टा थीटा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अगर कोई गैस कंटेनर है उसको इस टाइप से सेट कर दिया जाता है और टेम्परेचर चेंज किया जाता है, तब वहाँ जो स्ट्रेस जो सेटअप होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस केस में थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा, थर्मल स्ट्रेस वाई नहीं आएगा, वहाँ वॉल्यूम का केस होगा, और वॉल्यूम के लिए क्या आता है, के। ठीक है, के क्या था, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम यूज करते थे, वाई किसके लिए, लेंथ के लिए यूज करते थे, नीटा किसके लिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए हम इन्हें यूज किया था। तो के होगा अल्फा की बजाय यहाँ पर आपके पास क्या होगा, गामा, और यहाँ पर डेल्टा थीटा। के क्या है आपके पास, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये अभी 1-2 दिन पहले के लेक्चर में हमने क्लियर किया था, आप चेक कर सकते हैं। वाई क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ, ये अभी नहीं हुआ, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये मैं आपको करवाऊंगा। क्यूबिकल एक्सपेंशन इसी यूनिट के अंदर है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, नो प्रॉब्लम। डेल्टा थीटा क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस टाइप से आप इनके बारे में बताएंगे। तो ये था आपके पास थर्मल स्ट्रेस के बारे में, ऑल अबाउट थर्मल स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इफेक्ट क्या है कंप्रेसिबिलिटी का लिक्विड, पहले तो मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी बता देता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी को सी से लिखा गया और वो बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, C = 1/K। आइए से आप जानते हैं इसके बारे में, जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला किस टाइप से होगा, कैसे हम इसको डिराइव करेंगे।
आप साथ साथ पूरा लेक्चर नोट करें, क्योंकि आज जो 7th यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लेक्चर इसका रहता है। देखिए सिलेबस, इफेक्ट ऑफ compressibility on the density of liquid। क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में जानते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी पढ़ चुके हैं। वी नो दैट डेंसिटी को रो से लिखते हैं, वो फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ से क्या किया, ये चीज देखने की है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैं आपको करवा चुका। लॉगरिथम अगर डिवीजन में है तो आप उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा रूल। इतना करने के बाद आपको क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। अब log जो x होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, और जिसके साथ इसका डिफरेंशिएशन है, सपोज x के साथ तो dx ही साथ लिखते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर जो है ये होगा 1/ρ इंटू में रो के अंदर जो चेंज है, ठीक है, d इंटू रो लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। m जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस log v को हम क्या लिखेंगे 1/v इंटू डेल्टा। तो आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, इसको डेल्टा से लिख सकते हो। तो ये हुआ डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई। ठीक है, इसको एक बार के लिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का आप नेम दें। अब देखिए सिलेबस, जो हमने पढ़ा हुआ प्रीवियस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला होता है उसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आप सभी को पता होगा। तो वो होता है P इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी होती है, वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेस कौन सी होती है, नॉर्मल। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, या चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हो, डेल्टा P डिवाइड बाय में स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, सपोज कम हो रहा है तो माइनस साइन हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ से इसको इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, डेल्टा V बाई वी की वैल्यू आप यहाँ डेल्टा P बाई P की फॉर्म में आपने ली। ये भी यही रिजल्ट है, ये भी यही रिजल्ट है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा P बाई, ठीक है, डेल्टा P क्या है यहाँ, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के अंदर चेंज है। ठीक है, और P क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो C इंटू डेल्टा, वेयर C क्या है, C आपके पास कंप्रेसिबिलिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसका जो चेंज, ये रिलेशन आपको यहाँ तक डिराइव करना। ये था आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आपको जो निकालना था इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो रिजल्ट ये था। आप इसको फर्दर थोड़ा सा और कर सकते हो। जो चेंज है ना डेल्टा रो, इसको आप चेंज की फॉर्म में लिख लो, फाइनल रो डैश लिख लिया माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा P बाई, ठीक है। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, रो डैश माइनस रो, और ये रो इस साइड चला आएगा, डेल्टा P C इंटू डेल्टा, सीधा 1/V। यहाँ से जो रो डैश है इसकी वैल्यू क्या आएगी, रो तो कॉमन आएगा, 1 प्लस C इंटू डेल्टा। तो ये क्या है, जब प्रेशर को चेंज किया गया तब डेंसिटी, ठीक है, जब प्रेशर को इंक्रीज किया गया, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, इंक्रीज किया गया, उस टाइम पर जो डेंसिटी थी वो रो डैश थी। तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास इम्पोर्टेंट, यहाँ जो अभी लिखा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो इसके डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
ये देखिए सिलेबस। क्वेश्चन 1 है विच इज मोर इलास्टिक स्टील, विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टील और रबर में से कौन इलास्टिक है और एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसके आंसर के अंदर, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है सपोज, तो आप लिखेंगे कंसीडर वी हैव टू रोड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, one is of steel and other is of rubber। ठीक है, दो रोड आपने यहाँ पर ली। अब यहाँ से जो फॉर्मूला है, ठीक है, आप चेक करेंगे यहाँ से जो फॉर्मूला है, अगर बात करें यहाँ से ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो फॉर्मूला ये था फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से जो है और पैरामीटर कांस्टेंट है, सिर्फ जो चेंज है वो डेल्टा एल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लिखा रबर के लिए, आर से मैंने इसको लिखा, एक हमने लिया एक इक्वेशन ये मानो, और एक इक्वेशन आप मानकर चलो स्टील के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सटेंशन किसके अंदर ज़्यादा होगी, रबर के अंदर या इसके अंदर? तो एक्सटेंशन सर ज़्यादा होगी रबर के अंदर। ठीक है, ये ज़्यादा होगी इससे, ये ज़्यादा है तो वाई आर क्या होगा, कम, और वाई एस क्या होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा कौन इलास्टिक हुआ, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। वाई एक्सप्लेन करना आ जाए तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, ये इसका रीज़न देंगे। ठीक है, नंबर 2, अमरफस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प पॉइंट। वाई अमरफस दो टाइप की थी हमने, अमरफस था, क्रिस्टलाइन था। अमरफस जो होता है उसके अंदर रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इक्वल बॉन्ड नहीं बने होते, वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, इसलिए उनका जो शार्प पॉइंट है वो क्या नहीं है, दे डू नॉट हैव शार्प पॉइंट। और जबकि अगर बात करें क्रिस्टलाइन की तो उनका शार्प पॉइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक रेगुलर बॉन्ड बनाते हैं, इक्वल बॉन्ड बनाते हैं, तो एक ही फिक्स टेम्परेचर के अंदर सभी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ये रीज़न है शार्प पॉइंट का। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। और ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका। तो रिवीजन जो आपको करना है इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना, डेफिनेशन की सर, उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, इसकी टाइप पढ़ी, फिर हमने स्ट्रेन के बारे में जाना कि स्ट्रेन क्या होती हैं एंड इट्स टाइप, फिर हमने हुक्स लॉ किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ तक वैलिड है, ओनली विथ इलास्टिक लिमिट। इसके बिहाफ पर यहाँ से कांस्टेंट आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके 3 पार्ट की, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जिसको जी से लिख सकते हो या यहाँ जिससे रिप्रेजेंट किया गया है उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नीटा से रिप्रेजेंट किया, नीटा से आप रिप्रेजेंट कर। ओके, तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो कर्व थी उसको पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। फिर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी के बारे में जाना, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी की, और ये लेक्चर किए पॉइजन रेशो। और उसके बाद हमने आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन था। और थर्मल स्ट्रेस के बारे में जाना, रिलेशन पढ़े। तो ये चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम हाइड्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स लिक्विड एट रेस्ट, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स जो है उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।